नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स लगाने को लेकर अमेरिका और दुनिया के कुछ देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने अब घोषणा की है कि वो भारत समेत ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन के खिलाफ डिजिटल टैक्स के खिलाफ जांच के अगले चरण में आगे बढ़ रहा है और इसके तहत अमेरिका 6 व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर ने ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे उन देशों के खिलाफ जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। यूएसटीआर ने भारत समेत 6 देशों के खिलाफ प्रस्तावित व्यापार कार्रवाई के संदर्भ में नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। असल में जनवरी में यूएसटीआर ने पाया कि भारत समेत 6 देशों की ओर से अपनाए गए डीएसटी अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्रवाई की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन देशों ने अमेरिका की डिजिटल कंपनियों के खिलाफ भेदभाव किया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा कि अमेरिका डिजिटल सेवा करों के साथ अपनी चिंताओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और ताकि आम सहमति बन सके, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो वो टैरिफ भी लागू करेंगे। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि असल में ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल टैक्स का ये मसला है क्या, भारत समेत 6 देशों के खिलाफ आखिर अमेरिका ने जो नोटिस जारी करने की बात कही है उसके पीछे उसके तर्क क्या हैं, और दुनिया भर में डिजिटल टैक्स को लेकर आम कानून क्या कहते हैं और अमेरिका और तमाम देशों के बीच इसको लेकर अलग अलग राय क्या है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ WTO में पूर्व राजदूत डॉक्टर जयंत दासगुप्ता सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिषेक सिंह हैं जो कि CEO हैं माईगॉव में। आपका स्वागत है अभिषेक। शुरुआत में करना चाहूँगा जयंत सर आपसे कि डिजिटल जब टैक्स की बात करते हैं खासतौर पर ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर, ऐसा लगता है कि अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों के बीच इस पर अलग अलग राय है और अलग अलग विचार हैं। क्यों अमेरिका इस तरीके की अब वहाँ से ये बातें आ रही हैं कि वो शुरुआती तौर पर इन 6 देशों के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो डिजिटल कंपनियाँ हैं उनके साथ भेदभाव किया गया और टैक्स लगाने की बात ये देश कर रहे हैं। इस संदर्भ में सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि पिछले 20 वर्षों में डिजिटल कंपनियों का उद्भव हुआ है और वो एक बहुत बड़े पैमाने पर सारे विश्व के देशों में व्यवसाय अपना कर रहे हैं और उस डिजिटल व्यवसाय के लिए किसी एक देश में कंपनी खोलने की या उसमें फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया कि फेसबुक है या गूगल है, इन लोगों को किसी देश में अगर वो अपना व्यवसाय करते हैं तो वहाँ फिजिकल प्रेजेंस उनको रखने की ज़रूरत नहीं है अगर इस प्रकार का कानून जैसे नहीं हो। जैसे चीन ने कानून लगाया है, वहाँ उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी है। भारत में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, तो इसलिए इस तरह की कंपनियाँ भारत में अपने आप व्यवसाय कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये हुई कि अगर इस तरह की कंपनियों का जैसे एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू आता है तो उसको लेकर के सबसे पहले भारत ने 2016 में एक इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी जो 6% की थी, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू हो रहा है वो इंडियन कस्टमर्स के जरिए हो रहा है, उनके कारण हो रहा है और पेमेंट बाहर जा रहा है और उससे स्टेट को या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है इस सर्विस से। तो इक्वलाइजेशन लेवी इसमें डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए जो ब्रिक एंड मॉर्टर मान लिया एजेंसीज हैं जो डिजिटल स्पेस में हिंदुस्तान से ही व्यवसाय कर रही हैं, उनको अपना बैलेंस शीट दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, उन पर टैक्स हिंदुस्तान में लगता है। लेकिन कोई कंपनी अगर विदेश में है, मान लिया आयरलैंड में है और कहीं है, और वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कलेक्ट करती है इंडियन कंज्यूमर से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2016 में भारत ने 6% की इक्वलाइजेशन लेवी इस पर लगाई। अब इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, 2013 में OECD ने जो विकसित देशों का उनकी एक संस्था है, उन्होंने 2013 से ही इस संबंध में पहल की थी और एक अंतर्राष्ट्रीय करार की ओर वो बढ़ना चाहते थे। और उसमें
यूएस कोई खास उसमें रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने आने के साथ साथ उन्होंने ये घोषणा की है कि डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगाने की जो बात है वो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी के तहत ओईसीडी अगर हो या और किसी मल्टीलैटरल फोरम के तहत वो इस पर पहल करना चाहेंगे और एक इंटरनेशनल ट्रीटी की ओर वो बढ़ना चाहेंगे। ये जो अभी का जो मामला है डिजिटल सर्विसेज टैक्स, ये 1 अप्रैल 2020 से भारत ने लगाया है। इक्वलाइजेशन लेवी को के स्थान पर ये लगाया गया है और इसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म शामिल हैं, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज हिंदुस्तान से, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, उनके लिए अगर वो बाहर किसी कंज्यूमर को जा रहा है तो उसके लिए ये पेमेंट हो रहा है। और इसमें भी वही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां जो यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं उन पर टैक्स लगता है, लेकिन जो बाहर हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। यूएस का इसमें यह कहना है और भारत एक चीज और मैं कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि ये जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया गया है ये 2 करोड़ से ज़्यादा जिसका टर्नओवर है ऐसी कंपनियों पर ही सिर्फ लगेगा। तो यूएस का इसमें ये मत है कि ये 116 कंपनियों पर जो लागू होगा भारत का ये टैक्स, उसमें से 89 कंपनियां 89 कंपनीज जो है यूएस की कंपनियां हैं। तो यूएस ने इसे माना है कि ये अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है और ये यूएस कंपनियों के खिलाफ केंद्रित है या वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए यूएस ने 301 में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के समय में ही इन्वेस्टिगेशन चालू की थी और उसका कंक्लूजन ये हुआ है कि साहब ये हिंदुस्तान का जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है ये अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल है एंड इट पोजेज अ बर्डन टू द बिजनेस ऑफ यूएस कंपनीज। राइट सर। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये डिजिटल टैक्स और जब हम देखते हैं एनवायरनमेंट को वर्ल्ड वाइड, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं उनका न सिर्फ व्यापार बढ़ा है बल्कि मैं कहूँ कि एक तरीके से कई सारे सेक्टर्स में मोनोपोली नज़र आ रही है और ये हर बीते साल के साथ और बढ़ने का जो एक प्रोजेक्शन नज़र आता है। लेकिन ऐसे में डिजिटल टैक्स को लेकर जो इस वक्त यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आती, अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग राय है, उसे आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त में अमेरिका का ये कहना कि जो देश इस तरीके के टैक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ वो एक जवाबी कार्रवाई कर सकता है, कुछ और अलग तरीके के टैक्स लगा सकता है, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा इस सेक्टर को? इस सेक्टर में वाकई क्या जो मतभेद हैं टैक्स को लेकर एक समानता नज़र नहीं आती है, वो सबसे बड़ी चिंता है? देखिए, इसमें जैसा दासगुप्ता जी ने बताया, उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े विस्तार से इस पूरे मुद्दे की बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया। बेसिक फिलॉसफी ये है कि जिस जगह पे कोई कारोबार होता है या जिस जगह पे बिजनेस होता है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका टैक्स भी जहाँ के लोग उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं उस कंट्री को भी उसका कुछ टैक्स मिलना चाहिए। क्योंकि डिजिटल सर्विसेज की जितनी कंप्लायंस की काम होती है, डिजिटल सर्विसेज जो सर्च इंजिन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं, उसके जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो कंसर्न गवर्नमेंट उस कंट्री की इम्पोज करती है और उसमें अगर कुछ भी होता है तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उस कंट्री में होता है। इसलिए जाहिर है कि उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उस टैक्स के रूप में उस कंट्री में आए जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो वो डिजिटल सर्विसेज टैक्स का प्रिंसिपल है और ये एक तरह से सभी कंट्रीज पे लागू होता है। आज ये सिचुएशन है कि ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स अमेरिका में स्थित हैं, परंतु जरूरी नहीं ये हमेशा यही माहौल रहेगा। कुछ समय बाद हो सकता है कि कोई इंडियन कंपनी या कोई यूरोपियन कंपनी इस तरह की सर्विसेज देने लगेंगी, तो वही टैक्स जिस कंट्री में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां के लोग उस कंट्री को देंगे। तो डिजिटल सर्विस टैक्स इज नॉट, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये सबके ऊपर समान समाज से लागू होता है। ये इत्तेफाक है कि सारा बिजनेस अभी यूएस में, इसलिए उनको ज्यादा महसूस हो रहा है। क्या अभिषेक, आने वाले समय अमेरिका की जो राय है, सबसे आसान ये जो अमेरिका जब ये कहता है कि क्योंकि ज्यादातर कंपनियां और जिनका ओरिजिन अमेरिका में है, उनका बेस अमेरिका में है, इसीलिए पूरे के पूरे टैक्स की वो हकदार हैं, और अगर कोई दूसरा देश भले ही वहां पर कंज्यूमर या कस्टमर के थ्रू किसी तीसरे देश या दूसरे देश में वो कंपनियां व्यापार कर रही हो, जहां से मुनाफा कमा रही हो, उसको उसका हक नहीं है।
ये कहना बड़ा पूरी तरह से उचित नहीं होगा, क्योंकि हर कंट्री में आपको बिजनेस के लिए वहां के लॉज के से कंप्लायंट होना होता है। तो जैसे अभी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट रूल्स आए हमारे यहाँ से, उसमें कंप्लायंस ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। तो यूएस कंपनीज और यूएस गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम भारत के कानूनों का अनुपालन नहीं करेंगे। अगर भारत के टैक्स लॉज या यूरोप के टैक्स लॉज या यूके के टैक्स लॉज या फ्रांस के टैक्स लॉज और तमाम ऐसी कंट्रीज जिन्होंने डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया है, अगर वहां का लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि ये टैक्स दे है, ये टैक्स देना होगा। और ये बराबरी भी करता है, क्योंकि ये जो इंडियन कंपनीज होती हैं, जो सपोज गूगल जैसी कंपनी का इक्विवेलेंट कंपनी इंडिया में कोई ऑपरेट कर रही है, तो जो कंपनी इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है उसके ऊपर तो तमाम तरह के टैक्सेस लगते हैं। तो अगर कोई कंपनी वर्चुअली कहीं ऑपरेट कर रही है तो उसको ये टैक्स न लगना, ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। तो डिजिटल वर्ल्ड में इक्वानिमिटी के लिए टैक्सेशन जितना किसी एक फिजिकली एस्टैब्लिश कंपनी के ऊपर लगना चाहिए, वही एक वर्चुअली एस्टैब्लिश कंपनी के ऊपर भी लगना चाहिए। ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है डिजिटल सर्विसेज टैक्स का। और फ्यूचर में अगर कोई सपोज इंडिया में कंपनी इंक्यूबेट होती है, इंडिया से ऑपरेट करती है और वह यूएस के यूजर्स को बिजनेस ऑफर करती है, तो जब यूएस डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाएगा तो इन कंपनीज के ऊपर भी लागू होगा। तो हमको इस तरह से देखना है कि ये एक इक्वानिमिटी लाने के लिए, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए प्रैक्टिस है। और फ्यूचर में ये भी होगा कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपना इंडिया एस्टैब्लिशमेंट अलग बना सकती हैं। कंपनी गूगल इंडिया एक इनकॉर्पोरेट की जा सकती है कंपनी के रूप में, जो कि इंडिया में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडिया में टैक्स दे, यूके में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे यूके में टैक्स दे। तो उससे ये सारा एक जो हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं उसका भी निदान हो पाएगा और कंपनीज लोकल लॉज, लोकल टैक्सेशन से कंप्लायंट हो पाएंगी। ओके जयंत सर, लेकिन जो एक दलील अमेरिका की ओर से दिखती है, क्योंकि मैं वहाँ के जो तमाम आर्टिकल्स देख रहा था जो कि रिलेटेड हैं इस पूरे डिजिटल व्यापार से जुड़े हुए, उनका कहना है कि क्योंकि इन कंपनियों का ओरिजिन अमेरिका में है और ये अमेरिका में टैक्स पे करती हैं, और अगर किसी दूसरे देश में उन पर टैक्स लगता है तो ये डबल टैक्सेशन की कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड वाइड और WTO जैसे फॉर्मेट जो हैं वहाँ पर टैक्सेशन को लेकर, क्या ये इससे अलग है या कमोबेश इसी तरीके का वहाँ पर भी फॉर्मूला नज़र आता है, लेकिन डिजिटल कंपनियों के लिए ये फॉर्मूला अलग करना पड़ेगा या उसे बदलना पड़ेगा? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का लगभग सभी बड़े देशों के साथ में, बहुत सारे छोटे देशों के साथ में भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अब इस DTA के तहत मूलतः इनकम टैक्स दोबारा नहीं लगता है। अगर किसी कंपनी ने कोई व्यवसाय किया भारत में और उसने यहाँ टैक्स दिया तो उसको फिर, जैसे फर्ज कीजिए US जाकर फिर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और अगर मूलतः वो US में स्थापित है और US में टैक्स दे रहा है तो भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ इनकम टैक्स से है। डिजिटल स्पेस में जो नई कंपनियां आई हैं और जो नए तरह से उनका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, वो सिर्फ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। जैसा अभिषेक जी ने भी बताया, इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको कंप्लायंस के लिए यहाँ पे अभी खर्च करना पड़ता है सरकार को, जो इनकम टैक्स के मामले में करने की ज़रूरत नहीं है, सरल इनकम टैक्स के मामले में। तो डिजिटल स्पेस में जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कंप्लायंस के लिए सरकार को खर्च करना है और सरकार को उस रेवेन्यू का कोई शेयर नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। तो जो पहले के जो व्यवसाय थे और वो अधिकतर ब्रिक एंड मोर्टर जो फिजिकली प्रेजेंट होते थे और उनके जरिए बिजनेस होता था, तो वो अब बदल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा। जो आपकी धरती पर जिन्होंने अपना व्यवसाय खोला है, अपना कार्यालय खोला है, यहाँ टैक्स के लिए लायबल होंगे या अपने पेरेंट होम कंट्री में लायबल होंगे, तो इसमें वो लायबिलिटी नहीं आती है। तो इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बनिस्बत, क्योंकि वो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है और ये बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन कंप्लायंस बर्डन जो सरकार पर पड़ता है उसको लागू करने में और उसको मॉनिटर करने में, उसके लिए है। और ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स जो फिजिकली प्रेजेंट हैं आपके देश में और वर्चुअल जो जिनका प्रेजेंस है, दोनों के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड पहुंचाने की बात है।
तो अधिकतर जो देश है, ये बात सही है कि यूएस में जो अधिकतर कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि 116 में से 89 कंपनियां जो भारत के टैक्स के दायरे में आएंगी डीएसटी के, वो यूएस कंपनियां हैं। ये बात तो सही है कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस आधारित हैं और शुरू में उन पर ये इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये भी बात है कि कल होकर भारत की कंपनियां बड़ी हो सकती हैं, वो भी इसके दायरे में आएंगी। और यूरोप में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस पर पहल की थी। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने इसमें काफ़ी कदम उठाए, लेकिन अंत में जा करके उन्होंने ये लागू नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उन्हें डिजिटल सर्विस टैक्स लगाना चाहिए। तो फ्रांस ने सबसे पहले लगाया और यूएस ने रिटेलिएशन के तौर पर $1.3 बिलियन के जो सामान आते हैं फ्रांस से, जैसे शैंपेन है, हैंडबैग्स है, कॉस्मेटिक्स है, अन्य चीज़ों पर वो रिटेलिएट करने के लिए काफ़ी आगे वो बढ़ चुका है। इटली, स्पेन, टर्की, यूके, ये ऑस्ट्रिया, ये और देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में, टर्की तो नहीं है, लेकिन ये सारे देश हैं जो डिजिटल टैक्स लगा चुके हैं और भारत ने भी लगाया है। तो इन पर भी अब 301 का इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो यूएस का ये भी कहना, साथ साथ प्रेसिडेंट बाइडेन का ये कहना कि हम ओईसीडी के साथ में मिलकर एक मल्टीलैटरल डिजिटल सर्विसेज टैक्स का एक प्रोटोकॉल बनाएंगे, उसमें एक करार समझौता करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा। तो दोनों अलग अलग पथ पर चल रहे हैं, पैरेलल ट्रैक्स में मैं कहूँगा। तो इसलिए ये हो सकता है कि एक टेम्पररी मेजर हो। लेकिन अगर भारत के खिलाफ जो 40 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके बासमती राइस है, श्रिम्प है, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह है, आपका सेमी प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल्स है, इन सब पर अगर यूएस रिटेलिएट करके टैरिफ लगा देती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, हमारा जो निर्यात होता है यूएस को, वो प्रभावित होगा। ओके सर। अभिषेक जी, लेकिन जैसा कि मैं अगर बजट 2021 की बात करूं, जहां पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया था कि जो पहले एक कार्पेट टैक्सेशन की बात हुई थी और जो अप्रैल 2020 में लागू किया था सरकार ने डिजिटल कंपनियों को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, उसमें बदलाव किया गया। 2 करोड़ का एक ब्रैकेट लगाया गया, लिमिट लगाई गई, बेस लिमिट। इसके अलावा ये भी कहा गया अगर इंडिया में उसका कहीं कोई बेस है या फिर ऑफिसेज हैं, उनको एग्जाम्प्ट किया गया है। लेकिन क्या प्रोडक्ट की ओरिजिनेशन, कंपनी का बेस कंट्री या फिर कंज्यूमर और कस्टमर जिस कंट्री से हो वहां पर टैक्स, बेस्ट वे या बेस्ट फॉर्मूला है क्या? देखिए, ये जो बेस्ट फॉर्मूला कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जिस देश के परिवेश से आप देखेंगे उसके हिसाब से जो बेस्ट है उसके हिसाब से डेफिनेशन हो जाता है। आज जो डिजिटल सर्विसेज में है, इसमें थोड़ा सा टिल्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी कंपनियां हैं जो डिजिटल सर्विसेज दे रही हैं अमेरिका में बेस्ड हैं, तो इसलिए डिजिटल सर्विसेज टैक्स की बात आ रही है। अगर हम इसको एक लार्जर पब्लिक गुड की तरफ से देखें, या ग्लोबल जो ओईसीडी में नेगोशिएशन चल रहे हैं कई वर्षों से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर हम डिजिटल सर्विसेज को एक लार्जर ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह से देखें, ताकि उसके ऊपर जो सर्विसेज है उससे जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उससे जो टैक्स आ रहा है, वो अगर एक समान भाग से पूरे वर्ल्ड में शेयर किया जाए सारी कंट्रीज में, तब वो एक सबसे इक्विटेबल प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन होगा। परंतु उसके लिए काफी बड़े स्तर पे कंसेंसस चाहिए। तो आज जो यूजर्स हैं, जो जनरेटर्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, दोनों का रोल बनता है डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो जब जो कंपनीज इनोवेट करती है, जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। यूएस की कंपनीज को है, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इस फील्ड में करने के लिए, इस फील्ड में बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने में। तो उनको हो सकता है कुछ ज्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए, परंतु ऐसा ना हो कि उस टैक्स का, उस रेवेन्यू के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसका कुछ भी हिस्सा ऐसी कंट्रीज को ना मिले जहां पे सर्विसेज दी जा रही हैं। जैसे अगर गूगल के खिलाफ कोई शिकायत आती है, या गूगल के सर्च के, या फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर कोई कंप्लेंट आती है, कोई क्राइम होता है, या कंप्लायंस बर्डन जो है, जो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है पुलिस के द्वारा या डिजिटल सर्विसेज में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। तो वो जो कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस होती है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस होती है, उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होगा जहां पे सर्विसेज कंज्यूम की जा रही हैं। तो अगर हम इस प्रिंसिपल पे देखें, तो लॉजिकली
इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो नेगोशिएशंस होते हैं उसमें तमाम कंट्रीज, लगभग सभी कंट्रीज इस पे एग्री करेंगी कि 2% या 3% या 6% जैसा भी हो, इस तरह का कुछ टैक्सेशन जिस कंट्री में कंज्यूमर हो वहां पे भी शेयर किया जाए। तो आवश्यकता यह है कि इस पे कंसेंसस बनाने का ग्लोबली। किसी भी तरह से हम यूएस को पेनलाइज टोटली नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है कि जो सर्विसेज उन्होंने दी है उससे ग्लोबली काफी बेनिफिट्स हुई हैं। तो उनका जो ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेशन है दैट वो अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन कंपनीज को मिलना चाहिए। और इसके साथ ही जो मिनिमम रिक्वायरमेंट डेवलपिंग कंट्रीज का है, ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उससे मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो ये तमाम ये इम्बैलेंस जो है अभी बन रहा है और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो होपफुली ये जो ओईसीडी के नेगोशिएशन एंड डब्ल्यूटीए के नेगोशिएशन में ये एग्री हो जाए और हमें रिटेलिएटरी स्टेप्स लगाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि ट्रेड सॉल्व हो चुका है और वो पहले की बात थी, कोल्ड वॉर के एरा के टाइम की और पहले की बात, कि हम एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएटरी टैक्सेस लगाते हैं। रिटेलिएटरी टैक्सेशन से किसी का लाभ नहीं होता है, ओवरऑल ट्रेड घटता है, ओवरऑल सबका नुकसान होता है। तो हम उस एक दूसरे पे पीनल एक्शन लेने की बजाय हम कंसेंसस कैसे बना सकते हैं और जो कंज्यूमर्स का कंट्रीब्यूशन है किसी एक डिजिटल कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ में, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये मुद्दा आसानी से सुलझाया जा सकता है। जैन सर, एक आखिरी आपका कमेंट चाहूँगा, क्योंकि भारत दुनिया के उन सबसे बड़े कुछ बाज़ारों में से एक माना जाता है और दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस बाज़ार में आना चाहती हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम डिजिटल कंपनियों या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो क्या वो ऐसे नियम में आपको लगता है, हालांकि अमेरिका की ओर से साफ किया गया है कि आम सहमति इस पर बन सकती है और उसके लिए वो प्रयास भी करेंगे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियरी हो या उन देशों के लिए जो बाजार भी बड़े हैं और तकनीक के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेवेन्यू कलेक्शन और जिस प्रकार से कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस काम करती हैं, उसमें बड़ा बदलाव आया है पिछले 10-20 वर्षों में। आज अगर आप देखेंगे तो जो देश सबसे कम इनकम टैक्स चार्ज करता है, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल्स वहां नाम के वास्ते जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं कि ये हमारा मुख्यालय है और हम यहीं पर टैक्स पे करेंगे। अधिकतर जो कंपनियां आप देखेंगे बड़े डिजिटल स्पेस में भी हैं, वो ऐसे देशों में जा करके उन्होंने अपना मुख्यालय घोषित किया है जहां 10% का इनकम टैक्स है। तो यूएस इसमें पहल कर रहा है और कई देश इसमें पहल कर रहे हैं, भारत भी उसमें है। G20 में इसकी चर्चा हो रही है कि इस प्रकार के टैक्स हेवन में अगर आपने बहुत लो टैक्स रेट रखा हुआ है तो जो अधिकतर जहां काम हो रहा है, व्यवसाय जहां से जनरेट हो रहा है, उन देशों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स के मामले में भी पहल चल रही है कि टैक्स हेवन्स में लो टैक्स रेट आप लागू करके वो आप जो फायदा उठा रहे हैं उसको रोका जाए और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो। G20 में इसकी बातचीत चल रही है, OECD ने भी इस पर पहल की है। तो इसी प्रकार से ये भी एक डिजिटल स्पेस में जो आप देख रहे हैं, और भारत के संदर्भ में, ई कॉमर्स के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो खैर लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो आपके बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो आपकी दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए के चलते उनके व्यवसाय पर प्रभाव तो पड़ा है। ये हो सकता है हम रोक नहीं पाए और इस पर इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। और जिस प्रकार से व्यवसाय होगा आने वाले दिनों में, 5-10 वर्षों में, वो हो सकता है कि आज के की तुलना में एकदम उसमें काया पलट हो जाए। लेकिन हमें भी उसी प्रकार से अपना जो टैक्सेशन का जो साधन है, जो नियम है, उनको परिवर्तित करते रहना पड़ेगा। उनको उसके साथ में वी हैव टू कीप देम इन स्टेप। कि ऐसा नहीं हो कि हम पुराने इनकम टैक्स के नियम कानून लेकर के और टैक्सेशन के नियम कानून लेके बैठे रहें और कंपनियां यहाँ से व्यवसाय करें, जरूर करें और वो प्रॉफिट भी उनको हो, लेकिन उस प्रॉफिट का कोई हिस्सा सरकार को नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें पहल करने की जरूरत है। हर देश का दृष्टिकोण इसमें अलग होगा। विकसित देश जो हैं उनके यहाँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ज़्यादा होंगी संख्या में, अभी तो है ही, और जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे हैं,
उनमें कम संख्या में होंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में उनके यहाँ से भी बड़ी बड़ी कंपनियां डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करें और उनका भी व्यवसाय हो। तो सब मिलजुल करके अक्रॉस द टेबल बात करके इसमें एक डायनामिक और फ्लेक्सिबल अग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अगर महत्वपूर्ण। ये ऑटोनोमस एक्शन होगा, कि रिटेलिएशन हम सेक्शन 301 के तहत करेंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, जो उन्होंने चीन के खिलाफ भी किया है या 2001 में यूक्रेन के खिलाफ यूएस ने किया था। एक चीज इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यूएस अक्सर ये कहता है कि या कड़े शब्दों में कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो चाहता है कि आप भी थोड़ा झुके, कोई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन निकले। क्योंकि 301 सेक्शन में भी ये दर्ज है कि फॉरेन गवर्नमेंट अगर कोई आप समझते हैं कि अनरीजनेबल अनजस्टिफाइड कोई एक्शन ले रहा है, तो उससे आप पहले समझौता करने की कोशिश करेंगे। यानी कि संकेत साफ है और कि उसके नेगोशिएशंस के लिए अमेरिका तैयार है। हाँ, लेकिन जो आपने कहा कि फ्लेक्सिबल और डायनेमिक जो है एक फॉर्मूला, वो टेबल पर बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका यानी कि विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उन दोनों का ही फायदा हो इस पूरे के पूरे डिजिटल सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका और जैन सर आपका। तो आज की हमारे इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।